स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय राज्य और कल हमने मतलब प्रीवियस क्लास में हमने सूफी और भक्ति आंदोलन को भी कंप्लीट कर लिया है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मुगल वंश। ठीक है, तो हमने देखा कि पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, और 1526 में मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम जो सल्तनत लोदी शासक कह लीजिए, सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक कह लीजिए इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। और फिर भारत के अंतर्गत एक नए वंश की स्थापना हो रही है जो मुगल वंश के नाम से जानी जाती है। देखो बच्चों, बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, इतिहास का सिलेबस तो अब आप लोग देख ही रहे हैं। और इतिहास में वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिससे इतिहास की एक नई धारा शुरू होती है। तो जब मन में कभी ये आए कि इतिहास में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, या आपका कोई मित्र आपको आतंकित करना चाहे, कुछ इस तरीके के प्रश्न दागे जो कि आपके रेंज के बाहर है, मतलब खोजी प्रवृत्ति का है, तो उससे घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। इक्का दुक्का अगर एग्जामिनर का भी मन कर गया तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन नहीं पूछे जाते हैं। इतिहास में वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जिनसे कोई चेंजेज होता है, कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे अब पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध अब महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इससे एक राजवंश, एक सत्ता का अंत हो रहा है और एक दूसरी जो है दूसरे राजवंश की स्थापना भारत के अंतर्गत हो रही है, मुगलों की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं अपने अपने महत्व के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। जैसे तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। तराइन के युद्ध का अपना महत्व है क्योंकि उसने एक नई दिशा दी। तुर्क साम्राज्य, भारत में तुर्क साम्राज्य के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया तराइन के युद्ध ने। ठीक है, तो तराइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी इतिहास के अंतर्गत घटनाएं होती हैं जिनसे कि एक नया चेंज आता है। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत दो बातों का आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी और चेंजेस को हम पढ़ते हैं इतिहास में। क्या क्या चीज़ें सातत्य में बनी रहीं, मतलब अभी तक बनी रहीं, और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जब भी परिवर्तन होगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी तनाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमेशा मेमोराइज करिएगा, क्लास पर पूरी तरीके से फोकस रहिएगा और क्लास को रिवाइज करते रहिएगा बार बार। आपका जो बेस है वो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मुगल वंश। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन उस बड़ी सेना को बाबर ने पराजित किया और अपने युद्ध नीति के माध्यम से पराजित किया। और उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में एक तुगलमा युद्ध की पद्धति होती है जिसमें दुश्मन सेना को अंदर की तरफ आया जाता है और उस पर पीछे से वार किया जाता है। मतलब एक घेरे की तरह का बनाया जाता है ताकि दुश्मन सेना उस चीज़ को समझ न पाए और अंदर तक आ जाए और उसको पीछे से उस पर वार किया जाए, सामने से और पीछे से दोनों तरफ से अटैक किया जाए। इसे तुगलमा युद्ध पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि इब्राहिम लोदी उतना योग्य नहीं था और उसको ये अनुमान नहीं था, उसे लगा कि अभी तक के जो मध्य एशियाई आक्रांता आए, जैसे तैमूर आया या जितने भी आए, उन सबों ने द्रुत गति से आक्रमण किया। ठीक है, उन्होंने किसी इस तरह का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब बाबर के पास सेना उतनी नहीं थी जितना कि इब्राहिम लोदी के पास थी। बावजूद इसके बाबर इस युद्ध में विजयी रहा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था उसकी युद्ध पद्धति, जिसे हम तुगलमा युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं। तुगलमा, ठीक है, ये ध्यान रखना, तुगलमा युद्ध पद्धति ये युद्ध की एक नवीन पद्धति थी जिसे कि बाबर ने
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में इसने उपयोग किया था इसका। दूसरा, युद्ध के ही क्षेत्र में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया जो बारूद गोलों पर आधारित था, बारूद पर, ठीक है, तोपों का भी उसने प्रयोग किया। और भारत के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि जो भारत के राजा रजवाड़े हैं वो नवीन तकनीकी का अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो वो जो है इब्राहिम लोदी परास्त हो गया इस युद्ध में, ठीक है। तो बाबर, चूंकि अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें, ठीक है। तो बाबर संस्थापक है और राजभाषा फारसी है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है मुगल वंश का वो है अकबर, ठीक है। वास्तविक मुगल वंश का संस्थापक अकबर को माना जाता है, एक्चुअल फाउंडर, क्योंकि मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का जो प्रयास अकबर ने किया और अखिल भारतीय राज्य स्थापित करने का जो उसने प्रयास किया, इस आधार पर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे संक्षेप में एक मुगल शासकों के बारे में पहले समझ लें। हम पहले इन जो शासक हैं ना, इनके सबके पॉलिटिकल पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल वंश में हमने थोड़ी स्ट्रेटजी बदली है, एक बार पॉलिटिकल पढ़ लेंगे, फिर उनका प्रशासन और फिर उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देख लेंगे, ठीक है। तो मुगल शासन के अंतर्गत बाबर है, 1526 से 1530 4 वर्षों तक वो शासन करता है, ज़्यादा समय उसने शासन नहीं किया। दूसरा हुमायूं है, और हुमायूं 1530 से 40 तक है। 40 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह इसे पराजित कर देता है, और 1555-56 में हुमायूं पुनः वापस आता है दिल्ली के सिंहासन पर शेरशाह के उत्तराधिकारियों को पराजित करके। यानी 1540 से 1555 का जो टाइम पीरियड है ये सूरवंश का टाइम पीरियड है, सूरवंश। और सूरवंश का संस्थापक है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1540 से 1545 शेरशाह सूरी का शासन टाइम पीरियड रहा, और सूरवंश का कुल जो है टाइम पीरियड है 55 तक। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अयोग्य उत्तराधिकारी, सूरवंश के अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे उनको पराजित किया, और फिर जो है मुगल मतलब सत्ता पे आसीन हो गया। फिर अकबर है, इसी के समय पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा 1556 में, उसके पश्चात गद्दी पे बैठेगा 1556 से 1605। एक लंबा टाइम पीरियड तक अकबर ने शासन किया, और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण इसी के काल में हुआ। तो मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का काल इसका माना जाता है। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण अकबर के काल में हुआ, इसीलिए अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। फिर है जहांगीर, 1605 से 1627 जहांगीर का शासन का टाइम पीरियड है। फिर है शाहजहां, 1628 से 1658। इसी के समय में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, पढ़ेंगे उसको भी। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब सफल होता है, और 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य एक तरीके से ताश की पत्तों की तरह ढह गया, और फिर हम देखेंगे कि वो क्या कारण थे जो कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और आगे उत्तर मुगल बादशाह पढ़ेंगे, और फिर हम मराठा और कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारत में, ठीक है। तो ये जो है शासक हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इनका पॉलिटिकल पढ़ेंगे, और बीच में एक आ रहा है जो सूरवंश, इसमें हम शेरशाह सूरी जो मुख्य शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रशासन राजस्व हम देख लेंगे, ठीक है। तो आगे चलें। तो देखिए बाबर का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का नाम क्या है, मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, ये 1983 गलत है, 1483, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 1483 में फरगना में हुआ था, मध्य एशिया में है, फरगना में हुआ था। और बाबर के माता पिता कुतलुग निगार खानम, उसकी माता का नाम है, पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। उपाधि या नाम तो हजरत फिरदौस मकानी, मालियों का मुकुट और जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है, इसकी उपाधि है, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर है। बाबर का मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है। पितृवंश की ओर से ये तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि मातृपक्ष की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है। तो कुतलुग निगार खानम ये मातृपक्ष चंगेज खां से जुड़ रहा था और पितृपक्ष किससे जुड़ रहा था? तैमूर से। तैमूर का 5वां वंशज है और मातृपक्ष चंगेज खां के 14वें वंशज। मातृपक्ष से चंगेज खां के 14वें वंशज से ये जुड़ रहा था बाबर। तो फरगना में जब बाबर का जन्म हुआ तो जो इसके पिता हैं उमर शेख मिर्जा, ये फरगना के ही शासक थे। तो उनकी मृत्यु के पश्चात मात्र 14 वर्ष की उम्र में बाबर भी फरगना का क्या हुआ? शासक बना। ठीक है। यानी 14 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना। लेकिन मध्य एशिया की राजनीति बड़ी विखंडित थी, समझ रहे हैं। इस समय अगर हम देखेंगे तो उज़्बेकों का जो है आतंक आ गया था। उज़्बेकों के नेतृत्व जो कबायली थे उज़्बेक हालांकि इस्लाम स्वीकार कर लिए थे, लेकिन उनको जो तैमूर वंशी थे ये सब बड़ा नीची दृष्टि से देखते थे कि अरे मतलब नीचा मुसलमान समझते थे। और वहीं तैमूर के अंतर्गत जो वंश था उसमें सामान्यतः जो है साम्राज्य को विभाजित करके शासन करने की परंपरा थी। तो उज़्बेकों के अंतर्गत एक शक्तिशाली जो है एक नेतृत्व का उभार हो रहा था और उधर ईरान में सफवी वंश आ चुका था। ठीक है। तो उन्हीं उज़्बेकों ने बाबर को फरगना से क्या किया? हटा दिया, मतलब आक्रमण किया। बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा और बाबर की जो स्वाभाविक रुचि थी वो थी समरकंद में। यहाँ उसका चाचा शासन कर रहा था समरकंद में। इसने 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है। 2 बार समरकंद को लेने का प्रयास किया था बाबर। चूंकि जो समरकंद का महत्व है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस्लामी जगत में समरकंद का जो शासक होता था बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो बाबर की इच्छा थी समरकंद पर शासन करना। इसके लिए इसने 2 बार उसको लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। ठीक है। तो ये बाबर का आरंभिक जीवन था। अब जब फरगना से भी वो हाथ धो बैठा तब वो जो है इधर चला, भारत की तरफ या काबुल की तरफ, कंधार की तरफ आया। तो 1504 ईस्वी में काबुल में और 1526 ईस्वी में पानीपत की विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और बादशाह उपाधि धारण करके पूर्व जो है बाबर की जो उपाधि थी, यानी बादशाह की उपाधि धारण करने के पूर्व जो बाबर की उपाधि थी वो थी मिर्जा की, जो इसके पिता की है, उमर शेख मिर्जा की। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो बाबर इधर आ गया तो उसने 1504 में काबुल जीत लिया। फिर बाबर का अब इंटरेस्ट तो था उसका मध्य एशिया में ही, वो समरकंद को ही पाना चाहता था। ठीक है। इसीलिए जब दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी बाबर से संपर्क उन्होंने बनाया, इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब का सूबेदार, जब इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण भेजा, कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया कि आप आइए, हम तटस्थ रहेंगे या आपका साथ देंगे। हालांकि इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके पीछे का उद्देश्य था इन लोगों का कि पंजाब का जो सूबेदार था उसका मन था कि हम जो है दिल्ली की गद्दी, आलम खां लोदी जो इसका चाचा था इब्राहिम का, वो चाहता था कि दिल्ली की गद्दी हमें प्राप्त हो जाए। और राणा सांगा की एक महत्वाकांक्षा थी कि बाबर तो आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा और फिर भारत के अंतर्गत एक हिंदू वंश की स्थापना की जा सकेगी, क्योंकि राणा सांगा भी एक महान शासक थे। बाबर आता है, चूंकि बाबर की भी लालसा थी। अब उधर जो है उज़्बेक ताकतवर हो चुके हैं, मध्य एशिया की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। और इसी बीच जो है सैबानी खां उज़्बेक है,
बाबर को एक उज़्बेक सरदार है सैबानी खां उज़्बेक, इसने बाबर को कई बार पराजित किया और 1502 ईस्वी में सरेपुल के युद्ध में सैबानी खां उज़्बेक ने बाबर को पराजित करके मध्य एशिया की राजनीति से बाहर कर दिया था। तो बाबर के पास अब एक ही जो है बची थी इच्छा कि वो भारत की तरफ विस्तार करें, और भारत की जो आंतरिक स्थिति थी वो भी उसके अनुकूल थी। समझ रहे हैं? इब्राहिम लोदी उसके विरोधी भी थे। तो बाबर ने निश्चय किया, बाबर ने लिखा भी है अपने बाबरनामा में, जो उसकी आत्मकथा है तुर्की में, कि जब भी मैं मेरे मन से काबुल विजय के पश्चात मेरे मन से कभी ऐसा विस्मृत ही नहीं हुआ कि मैं भारत पे आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब मैं भारत को पे कब्जा करने का, अधिकार करने का मेरे मन में हमेशा भाव बना रहता था कि मैं भारत पर कब अपना अधिकार जमा लूं। ठीक है? तो इसी बीच बाबर जो है भारत पर आक्रमण किया और फिर दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, राणा सांगा कह सकते हैं, और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया पानीपत के युद्ध में, तो उसने एक घोषणा की कि अब भारत की सरजमी अल्लाह ने मुझे बख्शी है और मैं अब यहीं रहूँगा। उसकी इस घोषणा ने एक तरफ जो उसके सहयोगी हुआ करते थे अफगान और राजपूत, उनके बीच में जो है खलबली मचा दी। यानी राणा सांगा भी चिंतित हो गए, अफगान भी चिंतित हो गए। तो अब जरूरी हो गया था बाबर को कि इन शक्तियों से भी संघर्ष करना पड़ा। तो देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने इन शक्तियों से भी संघर्ष किया। ठीक है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और फिर आगे घाघरा के युद्ध में फिर वो अफगानों को भी हराता है। तो इस तरीके से बाबर की यात्रा शुरू होती है। ठीक है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया है। तुगलमा युद्ध पद्धति युद्ध की एक पद्धति होती है जिसमें सेना को एक घेरा बना दिया जाता है। ठीक है? और शत्रु सेना जब आक्रमण करती है तो उसको अंदर आने दिया जाता है। ठीक है? मतलब एक रास्ता छोड़ दिया जाता है और फिर उसको सामने से और पीछे से दोनों तरफ से उस पर अटैक किया जाता है। इसे ही तुगलमा युद्ध पद्धति कहते हैं। ठीक है? तो इसी युद्ध में सबसे पहले इस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान में रखना। पंजाब का सूबेदार है दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा हैं आलम खां लोदी। इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। राणा सांगा ने भी बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा राणा सांगा ने भी आश्वासन दिया था। ठीक है? इसके बारे में बहुत जानकारी हमें मिलती नहीं है। तो इन सब के अपने अपने हित हैं बाबर को भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि राणा सांगा को लग रहा था कि बाबर की स्वाभाविक रुचि मध्य एशिया में है, समरकंद में है। यही बात दौलत खां लोदी को लगती थी, आलम खां लोदी को लगता था। उन्हें लगा कि इब्राहिम लोदी की शक्ति को तोड़ देगा बाबर, वापस लूटपाट करके चला जाएगा और दिल्ली का सिंहासन मैं प्राप्त कर लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है? और इस तरीके से प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रथम अफगान वंश, ठीक है, प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया और बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर है? यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। क्लियर? तो यहां से अब शुरू होगा। लेकिन बाबर ने भारत में रहने का विचार तो बना लिया, लेकिन अभी उसके समक्ष दो चुनौतियां हैं। दो चुनौतियां हैं। ठीक है? चुनौतियां क्या क्या है? एक तरफ अफगान है और दूसरी तरफ एक मजबूत राजपूत शासक है राणा सांगा। इन दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। समझ रहे हैं? तो अब ये जरूरी हो गया कि अगर अपनी सत्ता दिल्ली पर अपना प्रभुत्व, आगरा पर अपना प्रभुत्व, चूंकि उस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी, बनाए रखना है तो इन शक्तियों को भी पराजित करना होगा। और इसी क्रम में
1527 मतलब 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। और ये जो खानवा का युद्ध लड़ा गया वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ। चूंकि ये जो युद्ध हो रहा था, एक बहुत राणा सांगा एक वीर था। उसने कई राजपूत शासकों को, उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण राजपूत राज्य थे, सबको अपने अधीनस्थ कर लिया था। बाबर की सेना थोड़ी सी थक चुकी थी। राणा सांगा राजपूतों के पराक्रम से भी भयभीत थी। उसी समय की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनकी माता हैं कुतलुग निगार खानम। उन्होंने बाबर को एक पत्र लिखा था और कहा था कि ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये समय ठीक नहीं है कि तुम राणा सांगा से युद्ध करो, क्योंकि इस समय अगर तुम राणा सांगा से युद्ध करते हो तो युद्ध में पराजित हो जाओगे। ऐसा उन्होंने बाबर को लिखा। इससे सेना और हतोत्साहित हो गई, हतोत्साहित हुई। फिर बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया अपनी सेना के बीच में और उसने कहा कि अगर युद्ध भूमि में लड़ते हुए अगर हम शहीद हो गए, मर गए, तो शहीद कहलाएंगे, और अगर युद्ध जीत गए तो भारत की सरजमी हमारे कदमों में होगी। ऐसा बाबर ने कहा। सेना में जोश भरा, जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब कि एक तरीके से मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म के नाम पर लड़ा जाने वाला युद्ध, जिहाद का नारा दिया। और सेना के सामने उसने शराब की जितनी जो प्यालियां थी उनको तोड़ दिया, शराब न पीने का वादा किया, नशे के सेवन को मनाही किया। ठीक है, यानी एक प्रतिबद्धता व्यक्त की कि हम कोई भी शक्ति आ जाए हम लड़ेंगे। और बाबर ने कहा कि कोई भी साम्राज्य निर्माता ग्रह नक्षत्र तारों के आधार पर किसी साम्राज्य का निर्माण नहीं किया है। ठीक है, तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें ये दो पक्ष हैं, राणा सांगा, बाबर। बाबर की विजय हुई और इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध को उसने जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। राणा सांगा पराजित हो गए। ठीक है, और इस तरीके से भारत में एक हिंदू राजवंश स्थापित करने की जो इनकी महत्वाकांक्षा थी राणा सांगा की, वो धूमिल हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर है खानवा का युद्ध। आगे चलें। आगे है चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में मेदिनी राय जो है पराजित हुआ। ठीक है, और राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ था। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी एक अफगान है, लेकिन चंदेरी के युद्ध में यानी मेदिनी राय के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के साथ वो था, उसकी सेना में था। और जब बाबर एक मतलब युद्ध के पश्चात शेरशाह को देखा था तभी वो कह रहा था, अपने जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, अपने हुमायूं से कहा था कि इस अफगान से सावधान रहना। ठीक है, मतलब इशारा कर दिया था। आगे घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, मई 1529 में बाबर और अफगान संघ के बीच में होता है। अब शेरशाह सूरी अफगानों के साथ शामिल हो गया। अफगान में शेरशाह सूरी है, नुसरत शाह है, महमूद लोदी। ये बंगाल का है, बंगाल का शासक है नुसरत शाह। और चूंकि इब्राहिम लोदी से इसके संबंध थे, वैवाहिक संबंध उसके परिवार में लोदी वंश से था इसका, तो महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई है उसको ये सपोर्ट कर रहे थे नुसरत शाह। और इस तरीके से एक संघ बना जिसमें शेरशाह सूरी, नुसरत शाह और महमूद लोदी का एक संघ था, अफगान संघ था। कुल मिला के ये अफगान संघ क्या हुआ, पराजित हुआ। ठीक है, और इस तरीके से बाबर की जो है 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों की भी चुनौती बाबर ने समाप्त कर दी। लेकिन
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का बहुत लंबा भारत के अंतर्गत शासन नहीं रहा, महज 4 वर्षों का शासन था, जो कि 4 युद्धों में बीत गया। ठीक है, जिसमें पहला युद्ध आपने पानीपत देखा, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा। और मरने से पूर्व उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, तत्पश्चात काबुल में दफनाया गया, मतलब बाद में काबुल में दफना दिया गया। ठीक है, तो ये क्लियर है बाबर, ये युद्ध ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, बाबर की एक आत्मकथा है, उसको कहते हैं तुजुक बाबरी या बाबरनामा। तुजुक बाबरी या बाबरनामा, ठीक है, ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसकी भाषा, जो मूल भाषा है वो है तुर्की, यानी बाबर ने इसे अपनी जो है मातृभाषा तुर्की में लिखा था बाबरनामा को। पहला मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ये ध्यान रखना। बाबर पहला मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसका फारसी अनुवाद, बाबर के काल में इसका अनुवाद जो है जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया, हुमायूं के समय जैना खां और पायंदा हसन ने किया है, अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, जो सबसे प्रसिद्ध फारसी अनुवाद किया था। शाहजहां के समय अबू तालिब तुर्बाती ने किया था। तो इसके तुर्की से फारसी अनुवाद ये जो है बाबर के समय से ही शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडेन और एर्स्किन ने किया है। सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी अनुवाद वेवरीज ने किया है, जो मूल तुर्की भाषा से किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखिए तुजुक बाबरी में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी बाबरनामा में वर्णित क्या बाबर ने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो उसमें गज़ बाबरी की उसने चर्चा की है। सड़क माप हेतु गज़ बाबरी का विकास किया है, सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। रहट यानी पर्सियन व्हील का पहला उल्लेख इसी में मिलता है, गज़ बाबरी में। बाबर के अनुसार भारत पहली, दूसरी और तीसरी जलवायु के बीच में है, किंतु उसका कोई भी अंश चौथी जलवायु में नहीं पड़ता। बाबर फलों में आम और पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम मानता है। ठीक है, बाबरनामा में उसने फलों में आम और पशुओं में हाथी, ठीक है, उसको जो है सर्वोत्तम कहा है। बाबर ने फारसी कविता की नई शैली मुंबईयान विकसित की, गद्य और पद्य में लिखी जाती थी, मुंबईयान शैली है ये, इसे ध्यान रखना आप लोग। 5 समकालीन मुस्लिम शासक और 2 हिंदू राजाओं का बाबर ने उल्लेख किया है। हिंदू राजाओं में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जिससे उसने खानवा का युद्ध लड़ा था। जबकि मुस्लिम राज्यों में एक इब्राहिम लोदी हो गया, बहमनी, मालवा, गुजरात और बंगाल ये शासक हैं, जिसका उल्लेख बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया था। ठीक है, तो बाबरनामा में ये सारी बातें उल्लिखित हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और महत्व की है, उसे भी समझ लें कि बाबर के भारत आगमन का महत्व यानी प्रभाव क्या पड़ा, समझ रहे हैं? तो उसे आप लोग नोट करिए, लिखिए पॉइंट 1, हेडिंग डालिए, बाबर के भारत आगमन का महत्व। हेडिंग डालिए, बाबर के भारत आगमन का महत्व। नंबर 1 देखिए, कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात, कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार उत्तर भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत काबुल और कांधार शामिल हुए।
इससे विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त हुई, साथ ही, कामा दे दीजिएगा साथ ही के बाद, साथ ही विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला। समझ लीजिए इस पॉइंट को। यानी जब बाबर ने भारत पर अधिकार किया तो उसके पहले उसने काबुल को विजय कर लिया था। तो कुषाणों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि काबुल और कंधार भारतीय साम्राज्य के हिस्से बने। दरअसल ये काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है ना, वो विदेशी आक्रमण के लिए आधार तैयार करता था। ज़्यादातर आप देखेंगे विदेशी हमले प्राचीन काल से उसी मार्ग का अनुसरण करके आते थे। काबुल कंधार, आप भौगोलिक स्थिति अगर भारत की देखेंगे तो ये स्थल मार्ग से जुड़ रहा क्षेत्र है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करके विदेशी हमले होते थे भारत पर। अब क्या हुआ कि काबुल और कंधार पर जब भारतीय शासकों का अधिकार हो गया तो उन्होंने वहाँ पे चौक चौबंदी की और विदेशी आक्रमण, विदेशी हमलों को रोका। साथ ही विदेश व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला कि काबुल कंधार उनके अधिकार में हो जाने से चीन के साथ जुड़ गए, मध्य एशिया के साथ जुड़ गए, तो विदेश व्यापार में भी प्रगति हुई। पहला पार्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी बाबर के भारत विजय के साथ ही अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि आगे हम देखेंगे कि अकबर के समय में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो औरंगजेब के काल में जाके आप देखेंगे कि दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा तक विस्तार हो गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3, भारत के अंतर्गत या भारत में, ऐसे लिखिए, भारत में नई युद्ध पद्धति जैसे, भारत में नई युद्ध पद्धति जैसे तुगलमा युद्ध की विधि, तथा बारूद पर आधारित तोपखानों का आरंभ हुआ। बारूद पर आधारित तोपखानों का आरंभ हुआ। पॉइंट 4 लिखिए, बाबर ने ताज की प्रतिष्ठा को, ताज मतलब बादशाह, सिंहासन की प्रतिष्ठा, ताज की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित किया। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर ने उपाधि ली बादशाह की, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने उपाधि ली, दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उन्होंने सुल्तान कहा अपने को। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कईयों शासकों ने अपने पद की स्वीकृति के लिए खलीफा से क्या ली, अनुमति ली। इल्तुतमिश ने बकायदा छत्रदंड प्राप्त किया, कई ने बगदाद के खलीफा का अपना प्रतिनिधि घोषित किया अपने को, कईयों ने थोड़ा धर्म और राजनीति को पृथक्करण की बात कही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी है। ठीक है, तो सुल्तान मतलब कि वो खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे, उसके अधीन शासन करने के लिए करते थे, जबकि बादशाह अपने को स्वतंत्र घोषित किए। समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने खलीफाओं की सत्ता के अधीन शासन नहीं किया, स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने बादशाह उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने बाबर को पढ़ा, बाबर के समय की जो महत्वपूर्ण युद्ध थी उसको पढ़ा, बाबरनामा को समझा। बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, पहला मुगल शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, भारत के बारे में उसने वर्णन लिखा, बहुत कुछ उससे हमें जानकारी मिलती है। तो एक बाबरनामा भी भारतीय इतिहास मतलब मुगल काल के इतिहास की जानकारी का एक स्रोत के रूप में हमें मिलता है। उसमें कुछ कुल 7 शासकों का नाम है, जिसमें 5 मुस्लिम और 2 हिंदू। हिंदू शासकों में एक विजयनगर के अंतर्गत तुलु वंश के अंतर्गत कृष्णदेव राय है, और दूसरा मेवाड़ का शासक राणा सांगा है, जिससे उसने खानवा का युद्ध लड़ा था। यहाँ तक क्लियर है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब जो दूसरा शासक है वो है हुमायूं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए हुमायूं। आप लोग क्लास के साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि सर देखिए, क्लास सुनना और क्लास के साथ पढ़ना उसका एक अलग अंदाज होता है। अगर क्लास के साथ आप लिखते और पढ़ते हैं, क्लास को सुनते हैं और उसको नोट डाउन करते जाते हैं, तो क्लास के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं। पीपीटी से इसीलिए आपसे आपकी क्लास ली जाती है कि अगर लिखने में कोई असुविधा ना हो, साफ साफ वर्ड हो। ठीक है, थोड़ी बहुत जहाँ टाइपिंग एरर रहती है मैं खुद ही उसको सुधार देता हूँ कि देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ सही कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए हुमायूं। ठीक है, अब देखिए हुमायूं बाबर का पुत्र है और 1530 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, 1556 ईस्वी तक, मतलब बीच का एक कालखंड है जब इसे भी संघर्ष करना पड़ा, और उसको हम देखेंगे। और 1556 में पुनः जो है आता है, गद्दा सत्तासीन होता है। ठीक है, गद्दी सत्ता प्राप्त करता है। अब देखिए हुमायूं का जो बेसिक अर्थ होता है ना, वो होता है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, ये ध्यान रखना। लेकिन नाम के मुताबिक इसका जीवन बड़ा संघर्षों से भरा रहा, समझ रहे हैं? क्योंकि बाबरनामा में ही बाबर ने हुमायूं को आदेशित किया था कि तैमूरी परंपरा के अनुसार जब वो शासक बने तो साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित करके शासन करें। ठीक है, तो जो उसके भाई थे उनके बीच में इसने भाई बाबरनामा बाबर की बातों का इसने पालन किया, साम्राज्य का विभाजन किया। तो साम्राज्य बना ही नहीं और साम्राज्य विभाजित हो गया। ठीक है, जिसके कारण इसे कई प्रकार के संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अफगानों की शक्ति अभी भी तोड़ी नहीं जा सकी थी, उनको पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका था, तो अफगानों से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। तो हुमायूं का जो संघर्ष था, उसी संघर्ष के इस साम्राज्य में के अंतर्गत एक साम्राज्य को स्थापित करना, उसके विद्रोहों को, असंतोषों को समाप्त करना, उसी में जो उसने अपना समय लगाया, और उसी समय को शेरशाह ने अपनी शक्ति के उत्थान में उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो समय का अपना बड़ा महत्व होता है। किसी का समय साम्राज्य के संगठन में खर्च हो रहा है, किसी तरीके से शांति व्यवस्था इनको समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और एक अपने शक्ति का उत्थान कर रहा है, शक्ति अर्जित कर रहा है, और फिर शक्तिशाली होके इन पर अटैक करेगा और फिर जो है सत्ता इनसे छीन लेगा। और शेरशाह कहता भी था कि अगर ईश्वर ने मेरा साथ दिया और भाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं इन मुगलों को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दूंगा। हालांकि वो सफल रहा, लेकिन बाद में उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हो पाए, और फिर वो जो है वापस जो है हुमायूं ने 1556 में सत्ता प्राप्त की। ठीक है, तो हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यवान, और इसका मूल नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम है। अब देखिए, बाबर ने अपने वसीयत में तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को आदेशित किया था कि साम्राज्य को अपने भाइयों में, यानी बाबर के पुत्रों में, साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया था। कामरान को काबुल दिया, और काबुल कांधार कामरान के हिस्से था,
लेकिन वहाँ से विशेष आय नहीं होती थी, तो बाद में उसने सिंध और पंजाब का भी क्षेत्र हथिया लिया कामरान ने। अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र उसने दिया था, मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे साम्राज्य बांट के अपना शासन करना। अब देखिए हुमायूं के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। गद्दी पे तो बैठ रहा है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के पहले ही साम्राज्य बट गया। कामरान चला गया काबुल, कांधार, और बाद में उसने पंजाब और सिंध पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया कामरान ने। अस्करी संभल है, हिंदाल अलवर है, समझ रहे हैं। तो अब जो है साम्राज्य बनने से पहले ही साम्राज्य क्या हुआ, टूट गया, विखंडित हो गया। ठीक है, तो हुमायूं के समक्ष समस्या क्या है, चुनौतियां क्या हैं। तो पहली तो यही है कि साम्राज्य बनने के पहले ही साम्राज्य का विभाजन होना। दूसरी चुनौतियां हैं कि राजकोष रिक्त है, राजकोष खाली है, समझ रहे हैं, ये भी एक चुनौती है। भाई राजकोष समृद्ध होगा तभी तो सेना का निर्माण होगा, तभी तो बेहतर प्रशासनिक संगठन स्थापित किया जा सकेगा। तो राजकोष रिक्त है। अफगानों का भी पूर्ण तरीके से दमन नहीं हो पाया है, यानी अफगानों की शक्ति को पूरी तरीके से अभी कुचला नहीं जा सका है, तो अफगानों की भी समस्या है। और सुसंगठित सेना और ठोस साम्राज्य का अभाव, ये प्रमुख चुनौतियां अभी हुमायूं के समक्ष हैं। अब इन्हीं चुनौतियों से निपटने का हुमायूं प्रयास करेगा, तभी तो साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार दे पाएगा। और इसी चुनौतियों से निपटते निपटते वो साम्राज्य विहीन हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब इनका समाधान करने के क्रम में ही एक क्षण ऐसा आएगा जब वो साम्राज्य से ही हाथ धो बैठेगा। तो देखिए प्रमुख अभियान है, तो 1531 में कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण करता है। चंदेल शासक हैं प्रताप रुद्रदेव, इनको हुमायूं ने पराजित किया। 1532 में दोहरिया या दादरा में महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी और शेर शाह की संयुक्त सेना को पराजित करता है। 1535 में गुजरात और मालवा का विजय करता है। ठीक है, गुजरात का शासक है बहादुर शाह, भागता रहता है, हुमायूं पीछा करता रहता है, किसी तरीके से विजित कर लेता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये विजय जो है उसकी स्थायी नहीं रही, समझ रहे हैं। 32-33 में उसने चुनार के दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन 6 महीना घेरा डाले रखा, असफल रहा। शेर शाह के अंतर्गत वो था किला, और अफगानों को उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए बाद में शेर शाह से वो समझौता कर लिया और फिर घेरा उठा लिया। 1538 में उसने चुनार दुर्ग विजित कर लिया। ठीक है, तो ये इसके कुछ अभियान हैं हुमायूं के। ठीक है, अब देखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। दरअसल बंगाल के अंतर्गत जो असंतोष था उसका दमन करने के लिए हुमायूं गया था, समझ रहे हैं। और वहाँ पे एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी, किसी तरीके से वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित किया, वहीं से लौट रहा था। बरसात का मौसम था और चौसा के निकट जब आया तो वहीं पे जो है बारिश के मौसम, ये बिहार के पास बक्सर के पास का क्षेत्र है चौसा का, समझ रहे हैं। जब वहाँ आया तो वहाँ उसका युद्ध जो है शेर शाह से हुआ। शेर शाह की सेना ने उस पर आक्रमण किया, क्योंकि ये जो समय है जो इधर उधर हुमायूं खर्च कर रहा है, उस समय को शेर शाह ने अपनी शक्ति निर्माण में लगाया और हुमायूं ने किसी तरीके से साम्राज्य में शांति स्थापित करने के प्रयास में लगाया। अब इसी युद्ध के पश्चात शेर शाह ने शेर खां की उपाधि ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। हुमायूं पराजित हुआ इस युद्ध में और किसी तरीके से कहते हैं कि एक भिस्ती की सहायता लेकर, चूँकि गंगा के किनारे है, बक्सर अगर देखेंगे तो गंगा के किनारे है चौसा जो युद्ध स्थल है, एक भिस्ती की मदद से किसी तरीके से जान बचा के गंगा पार किया और जान बचाने में समर्थ रहा। यही कारण है कि जब हुमायूं दोबारा सत्तासीन होगा तो इसी भिस्ती को एक दिन के लिए राजा बनाता है। ठीक है, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, ये 1540 में, और ये युद्ध निर्णायक रहा, समझ रहे हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध निर्णायक रहा और ये युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ और यह युद्ध निर्णायक रहा। शेर शाह ने मुगलों से सत्ता छीन ली, समझ रहे हैं। 1540 ईस्वी से 15 वर्षों के लिए हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया,
यानी 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध ने हुमायूं को सत्ता विहीन कर दिया और अब किसका अधिकार हो गया? शेर शाह का। समझ रहे हैं? तो यहां तक क्लियर है। 1555 में हुमायूं की पुनर्वापसी, यानी इस 15 वर्षों तक हुमायूं इधर उधर भटकता रहा, काबुल, कंधार, ईरान के सफवी शासकों से मदद मांगा। लेकिन 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में वो जो है सूरवंश के उत्तराधिकारी को पराजित किया और फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें मुगलों की जीत हुई। सिकंदर सूर पंजाब की पहाड़ियों में भाग जा छिपा और ये युद्ध निर्णायक रहा सरहिंद का। और फिर अफगानों ने भारत को हमेशा के लिए खो दिया और हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। लेनपुल ने लिखा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही क्या हुआ? मर गया। ठीक है, आगे चले। सांस्कृतिक उपलब्धि देखें तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े वस्त्र पहनता था। ठीक है, उसकी ज्योतिष में अतिशय रुचि थी हुमायूं की और यही कारण है कि वो 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उसने अपने अमीरों और सरदारों को 3 श्रेणियों में बांटा था। अहले दौलत राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी होते थे। अहले सादात शेख, काजी और दार्शनिक होते थे। अहले मुराद ये संगीतज्ञ होते थे। 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में उसने दीनपनाह, दिल्ली के निकट दीनपनाह नामक नगर बसाया था और मीना बाजार, नौकाओं पर बाजार लगाने की प्रणाली भी हुमायूं ने ही शुरू की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको हुमायूं के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे कि शेर शाह जो बीच में आ गया है 1540 से, तो शेर शाह ने सूरवंश स्थापित किया। ये द्वितीय अफगान है, पहला लोदी था, दूसरा सूरी वंश है। तो सूरवंश है, ये द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना जाता है या सूरवंश कहते हैं। 1540 से 1545 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, मतलब शेर शाह का टाइम पीरियड है ये 1540 से 45। और सूरवंश का जो टाइम पीरियड है ये है 1540 से 1555 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए शेर शाह का जो जन्म है वो पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ। पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर शेर शाह का जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। पूछ लेता है कभी कभी। इनके पिता का नाम है हसन और ये जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। ठीक है, और ये जो शेर शाह है वो अपने पिता के कामकाज में उनका हाथ बटाता था, तो उसको प्रशासन से संबंधित बहुत जानकारी प्राप्त हुई। बाद में ये बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा में आया और वहाँ एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने इसे दी। ठीक है, और साथ ही चूंकि जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो शेर शाह को बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र का शिक्षक भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में ये मुगलों की ओर से लड़ा था, बाबर की सेना में शामिल था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, लेकिन वहीं घाघरा के युद्ध में ये अफगान संघ में शामिल हो गया था। तो चंदेरी के युद्ध के समय उसने कहा था कि अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं इन मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, और हुआ भी यही। ठीक है, अब देखते हैं शेर शाह के अभियान। तो शेर शाह सूरी, चूंकि टाइम पीरियड तो बहुत कम है, 1540 से 45, 5 वर्ष का इसका टाइम पीरियड है, लेकिन इन 5 वर्षों में जो साम्राज्य इसने निर्मित किया और जो उसको आधार इसने प्रदान किया, मतलब साम्राज्य का, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजस्व के क्षेत्र में हो, निर्माण स्थापत्य के क्षेत्र में हो, वो माना जाता है कि आगे अकबर का जो है पूर्वगामी शेर शाह को माना जाता है कि अकबर के प्रशासन का आधार निर्मित किया शेर शाह ने, इसी को आगे कंटिन्यू से अकबर ने किया। ठीक है,
तो शेर शाह के अभियान है, तो 1541 में ये गोखरों के विरुद्ध अभियान करता है, गोखरों पर आक्रमण करता है। दरअसल इसका उद्देश्य था बोलन दर्रा और पेशावर से आने वाले मार्गों को मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित करना, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सुरक्षित करना। इन गोखरों को नियंत्रित करके वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को ब्लॉक करना चाहता था, जिससे कि भावी मुगल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा किया जा सके। उसने गोखरों की शक्ति को तोड़ तो दिया, लेकिन उन्हें समाप्त न कर सका। उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ किला भी बनवाया। ठीक है, तो 1541 में उसने गोखरों के विरुद्ध अभियान किया। ठीक है, बंगाल में विद्रोह होता है 1541 में। बंगाल का सूबेदार है खिज्र खां। ये स्वतंत्र व्यवहार करने लगा, स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा था। शेरशाह ने इस विद्रोह को दबाने के लिए शेरशाह स्वयं गया और खिज्र खां को कैद कर लिया। ठीक है, यानी कि बंगाल के जब है विद्रोह को दबाने में ये सफल रहा। ठीक है, मालवा है 1542 में। मालवा, मल्लू खां कादिर शाह की उपाधि धारण करके मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, इसने मालवा पर अधिकार कर लिया, इनको पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लेता है। रायसीन 1543 में है, और रायसीन का जो राजपूत शासक है उसका नाम है पूरनमल। ठीक है, पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। दरअसल रायसीन का जो अभियान था, एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था रायसीन का, और पूरनमल की इसने सैनिक छावनी में एक पत्र डलवा दिया था कि आपके कुछ सरदार हमारे पक्ष से मिले हुए हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि पूरनमल ने कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार किया था या इस तरीके की घटना हुई थी, तो इसने एक उनके खेमे में पत्र डाल दिया था, जिससे कि उनकी सेना में क्या हुआ, भगदड़ हो गया, और फिर आसानी से रायसीन के दुर्ग को जीता जा सका। और फिर वहाँ पे रायसीन में जो है राजपूतों के सर कलम कर दिए गए और उससे एक पिरामिड बना दिया गया। तो रायसीन हमला जो था वो शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक के समान माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मुल्तान है 1543 में। मुल्तान को इसने जीत लिया। 1544 में मारवाड़ पर ये अधिकार करता है, मतलब मारवाड़ पे आक्रमण करता है। शासक मालदेव हैं। जैता और कुप्पा नामक दो सैनिक हैं जिन्होंने बड़ी वीरता से इस युद्ध में मालवा में जो है लड़ा था, शेरशाह के विरुद्ध लड़ा था। और कहा जाता है कि ये इतना मतलब शक्तिशाली, मतलब इतना गंभीर युद्ध हुआ था कि इसमें शेरशाह अपने साम्राज्य को खो भी सकता था। मतलब इनकी वीरता के आगे उनकी सैनिक जो है ढह रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो जीत गया। और उसी समय शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खोने जा रहा था, यानी मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान खो चुका था। ठीक है, मारवाड़ अभियान के दौरान। और अंतिम अभियान उसका 1545 में है कालिंजर पर, और यहाँ का शासक है कीरत सिंह। ये बुंदेलखंड पर वो अधिकार करने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि इसी समय कालिंजर के दुर्ग पर उसके तोपों से गोला दागा गया। दुर्ग इतना शक्तिशाली था कि गोला बारूद वहाँ से टकरा के वापस आके उसके बारूद के खेमे में ही गिर गया, और वहीं पास में शेरशाह खड़ा था। और उस समय उसकी आयु लगभग 67 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठा था, 40 में। तो 45 में 5 साल और जोड़िए, 70-72 साल उसकी आयु भी हो चुकी थी, वृद्ध भी हो चुका था। घायल हो गया शेरशाह, और फिर जब उसे ये सूचना मिली कि कालिंजर का दुर्ग जीत लिया गया है, तो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये 5 साल का बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो ये 5 साल में उसने लगातार संघर्षरत ही रहा। ठीक है, कालिंजर का अभियान उसका अंतिम अभियान था। ठीक है, गोखरों के विरुद्ध उसका पहला अभियान और अंतिम अभियान कालिंजर, ये ध्यान रखना। आगे चलें। अब हम देखेंगे शेरशाह का प्रशासन। ठीक है, शेरशाह का प्रशासन। तो अब्बास खां शेरवानी उसका एक समकालीन है, शेरशाह का ही समकालीन है, इतिहासकार हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख शेरशाही। ठीक है, और तारीख शेरशाही से ही हमें शेरशाह के प्रशासन के बारे में या शेरशाह के काल के बारे में
जानकारी, बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो केंद्रीय प्रशासन आप देखेंगे ना, तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो चली आ रही थी, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी वही इस काल में भी रही। जैसे दीवाने वजारत, या जिसे हम वजीर कह रहे हैं, ये दीवाने वजारत था, लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान है। दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग है। दीवाने रिसालत ये धार्मिक विभाग है। और दीवाने इंसा, ये दीवान कर लीजिएगा, दीवाने इंसा ये जो है पत्राचार विभाग है। ठीक है, तो ये विभाग पहले भी थे, सल्तनत काल में भी थे, शेर शाह के काल में भी इनका अस्तित्व बना रहा। तो केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो विभाग हैं, दीवाने वजारत है, वज़ीर है, ठीक है, दीवाने आरिज है, दीवाने रिसालत है, दीवाने इंसा हैं, ये भी बने रहे। ठीक है। प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतों को सूबा कहा गया, सूबा या इक्ता। तो प्रांतों का बंगाल के विभाजन सरकारों में किया गया। मतलब प्रांतों में अगर देखा जाए तो प्रांतों को सूबा या इक्ता कहा गया। बंगाल में जो है इसके लिए कुछ अलग, एक अलग व्यवस्था की थी इसने। और प्रत्येक सरकार का जो प्रमुख होता था वो सिकदार था, और उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगला होते थे। तो जो बंगाल में था वो थोड़ा इसका अलग था। ठीक है, एक अलग व्यवस्था उसने बनाई थी। तो सूबा या इक्ता है। अब जिले को सरकार कहा जाता था, और सरकार के प्रशासन से संबंधित दो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। एक है शिकार सिखदरान और मुंसिफ मुंसिफान। ये शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ अधिकारी है, और ये न्यायिक अधिकारी होता था। ठीक है। जिले के नीचे जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी परगना, और परगने से संबंधित अधिकारी थे शिकार, मुंसिफ, फौजदार और दो कारकुन। ठीक है। शिकार शांति व्यवस्था स्थापित करता था, मुंसिफ न्यायिक कार्य और भूमि लगान वगैरह राजस्व, भू राजस्व से जुड़ा हुआ था, फौजदार खजांची था, कारकुन लिपिक होते थे। ठीक है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होता था गांव, ग्राम प्रशासन। ग्राम में जो है मुकद्दम होते थे जो शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, और पटवारी थे जो कृषकों तथा उनकी भूमि या उपज का ब्यौरा रखते थे। तो इस तरीके से सूबा या इक्ता ये जो होते थे वो प्रांत होते थे। सूबा, प्रांतों का विभाजन सरकारों में था जो जिले के समान था, और सरकारों का विभाजन परगने में था जिसमें कुछ गांव शामिल होते थे, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसे आप इस तरीके से बना लीजिएगा। सूबा का विभाजन किस में है? सरकार में। सरकार का विभाजन किस में है? परगने में। और परगने का विभाजन है गांव में। ठीक है, ठीक है। सूबा को सिख भी कहते हैं, सिख या सूबा। ठीक, आगे चले। शेरशाह के कार्य। ठीक है, तो शेरशाह के कार्य, ये अकबर का पथ प्रदर्शक माना जाता है शेरशाह को। ठीक है, अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरोगामी। तो पहला राजस्व के क्षेत्र में देख लें तो भू राजस्व सुधार, शेरशाह के भू राजस्व सुधार। तो इसका उद्देश्य क्या है? शेरशाह के भू राजस्व सुधार का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की आय में वृद्धि करना। दूसरा, मध्यस्थों का अंत और रैयतों की सुरक्षा। रैयत यानी किसान, किसानों की क्या सुरक्षा करना। ठीक है, मध्यस्थों का अंत यानी खुद मुकद्दम पटवारी जो है ना, इनका अंत किया जाए, मध्यस्थों का, और रैयतों की सुरक्षा किया जाए। तीसरा है, इसकी जो पद्धति है शेरशाह की वो रैयतवाड़ी नाम से जानी जाती है। ठीक है, रैयतवाड़ी यानी किसानों से सीधा संबंध स्थापित इसने किया था। तो इसके लिए उसने कार्य क्या क्या किए? तो पहली बात की भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। इसके लिए जरीब का प्रयोग उसके द्वारा किया गया। ठीक है, भूमि की माप के लिए जरीब का प्रयोग किया गया, और भूमि के माप करने के पश्चात उसने भू राजस्व का निर्धारण किया। ठीक है, शेरशाह की भू राजस्व पद्धति जो है ना वो जब्ती के नाम से जानी जाती है, जब्ती पद्धति कहलाती है। शेरशाह की भू राजस्व पद्धति जब्ती पद्धति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाया और उन्हें पट्टा और कबूलियत प्रदान किया। ठीक है, पट्टा मतलब
एक विवरण, किसानों का विवरण लिखा जाता था, उसे पट्टा कहते थे, समझ रहे हैं। उसमें किसानों से संबंधित जो जो बातें शामिल थीं, किस चीज़ की खेती करनी है, कितना लगान देना है, सारा कुछ उसे पट्टा कहते थे। और किसान द्वारा उसे कबूल किया जाता था कि ठीक है, मैं ये खेती करूँगा और इतना आपको राजस्व दूंगा, ठीक है। तो पट्टा और कबूलियत प्रदान किया गया, ठीक है। किसानों से एक इसके अलावा 2.5 सेर और लिया जाता था, 2.5 सेर, ठीक है। और ये जो है अकाल के दौरान, जब अकाल वगैरह पड़ता था ना, यानी लगान के बाद 2.5 सेर और लिया जाता था, जो अकाल में राहत के लिए जो है दिया जाता था। प्रदान किया जाता था। इसके अलावा किसानों से जरीबाना और मुहसिलाना नामक कर भी लिया जाता था, ठीक है। जरीबाना और मुहसिलाना। जरीबाना क्या हो रहा होता था, तो भूमि की जो माप करने वाले हैं उनको वेतन देने के लिए किसानों से उत्पादन का 2.5% लिया जाता था, जरीबाना। मुहसिलाना क्या था, भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को वेतन देने के लिए उत्पादन का 5%। तो जरीबाना कितना था, उत्पादन का 2.5%, मुहसिलाना कितना था, उत्पादन का 5%, ठीक है। और जरीबाना यानी भूमि माप करने वालों को वेतन देने के लिए किसानों से उत्पादन का 2.5% लिया जाता था, और मुहसिलाना भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को वेतन देने के लिए उत्पादन का 5%, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ। अब देखिए, शेरशाह ने जो भूमि माप करवाई, तो उसके आधार पर उसने, जैसे सारी भूमि तो बराबर उत्पादन होता नहीं है, तो भूमि का वर्गीकरण उसने 3 भागों में किया, ठीक है। अच्छी भूमि है, दूसरा मध्यम प्रकार की भूमि, और तीसरा निम्न। और इस आधार पर उसने लगान का भी निर्धारण किया, ठीक है। अनाजों की दर तालिका बनवाई, जिसे रय कहते हैं। शेरशाह ने अनाजों की एक दर तालिका भी बनवाई, जिसे रय नाम से जाना जाता है, ताकि किसानों को उनकी फसल का क्या हो, उचित मूल्य मिल सके। मतलब एक औसत निकाला गया 10 वर्षों का, और फिर उसके आधार पे जो है किसान जो है फसलों के मूल्य निर्धारित किए गए, ठीक है। अन्य सुधार, तो शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, मानक मुद्रा का प्रचलन किया। शेरशाह ने मानक मुद्रा का प्रचलन किया, अर्थात चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सड़कों और सरायों का निर्माण कराया। व्यापारिक गतिविधियों के लिए सड़कें और सराय दोनों महत्वपूर्ण हैं। सरायों में उसने स्थानीय उत्तरदायित्व को नियुक्त किया। मतलब सराय का मतलब जो सड़कों के किनारे बने होते थे, जहाँ की व्यापारी, यात्री, ये लोग वहाँ विश्राम कर सकते थे, रुक सकते थे, वहाँ पे भोजन वगैरह का भी प्रबंध किया गया था। ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया गया था जो हिंदुओं को भोजन वगैरह दें, ठीक है। और इसके लिए उसने स्थानीय उत्तरदायित्व निर्धारित किया था कि जिन सरदारों के अधीन वो सराय हैं या जो हैं वही उनकी व्यवस्था करेंगे। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई गई तो उनसे वसूला जाएगा, ठीक है। और मतलब कठोर दंड का उसने प्रावधान किया था। तो सड़कों और सरायों का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया, और इस क्षेत्र में उसने बहुत मुस्तैदी से, बहुत कठोरतापूर्वक नियम लागू किए। इसमें क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत उसने लागू किया कि अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पाई गई तो वहाँ से संबंधित पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन से संबंधित लोग हैं, उनको कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि शेरशाह के साम्राज्य में एक वृद्ध महिला भी सोने के आभूषण से भरी टोकरी लेकर रात में विचरण कर सकती थी। मतलब प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, मतलब इस स्तर का उसने किया कि कोई एक वृद्ध महिला रात के 12 बजे भी, समझ रहे हैं, सोने से भरी टोकरी लेकर यात्रा कर सकती थी। इस तरीके का उसने प्रबंध किया, ठीक है। तो शेरशाह ने चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया, सड़कों और सरायों का निर्माण कराया,
क्षेत्र इसमें सड़कों और सरायों के जो व्यवस्था थी उसके लिए उसने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का निर्धारण किया। मतलब अगर कोई गड़बड़ी होगी तो इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। समझ रहे हैं? यात्रियों को, व्यापारियों को, मतलब उन्हें हर तरीके की सुरक्षा हमें प्रदान करनी है, जिससे कि यात्रा में, व्यापार में किसी तरह की कोई बाधा, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। यही है क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जिस क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी तरह की समस्या देखी जाएगी तो उस क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उसकी भरपाई उन्हीं के द्वारा की जाएगी। ठीक है? इसी कारण कहा जाता है कि एक वृद्ध महिला भी सोने से भरी आभूषण से भरी टोकरी लेकर रात में भी विचरण कर सकती थी सिरसा के प्रशासन में। ठीक है, आगे चले। अब बाद में आप जानते ही हैं कि पुनः हुमायूं आता है और इसके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं होते हैं और जो है सूर्यवंश का पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह अगला शासक है अकबर। अकबर का जो काल है वो है 1556 से 1605। ठीक है, और अकबर के काल को मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। दरअसल हमने पढ़ा है, अभी देखा है कि बाबर के पास भी समय नहीं था। 4 वर्षों का उसका अपना एक संक्षिप्त छोटा सा शासनकाल था कि उस साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार दे सके, एक व्यवस्थित प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था स्थापित कर सके भारत के अंतर्गत। हुमायूं का जीवन आपने देखा कि संघर्षों से भरा रहा। लेन पुल ने लिखा है कि फिसलते हुए आया, फिसलते ही रहा और फिसलते हुए चला गया। जीवन भर संघर्ष ही करता रहा। तो विशेष कोई सफलता हुमायूं को भी नहीं मिली। मुख्य जो मुगल काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है या जो कुछ भी है, उसका आधार अकबर ने ही निर्मित किया था और इसीलिए अकबर का काल मुगल काल के सुदृढ़ीकरण का काल कहा जाता है और इतिहास में अकबर को द ग्रेट, अकबर महान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी आप लोग तो फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत हैं। आगे जब आप लोग तैयारी करेंगे, मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज में आएगा, कोई वनडे में जाएगा, अगर सिविल सर्विसेज में आप लोग आएंगे तो उस समय देखेंगे कि इस तथ्य को लेकर, मतलब इस बात को लेकर, जैसे हमने कहा अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं ना वो बिफर जाते हैं। कहते हैं इतिहास में, जैसे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं हर शासक महान होता है। भाई जितने भी शासक बने हैं सब महान हैं, अकबर ही क्यों, अशोक ही क्यों, हैं यही क्यों महान है। तो इस पे एक बड़ा डिबेट है, समझ रहे हैं। लेकिन हम एक निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि महान कहते किसे हैं। हम महान उन्हें कहते हैं, ऐसे शासकों को महानता की श्रेणी में रखते हैं जिन्होंने अपनी तात्कालिक समस्या को समझी हो और उसका समाधान किया हो, और उसका समाधान केवल वहीं तक, उसी काल तक सीमित न रहा हो, उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी हो। ऐसे शासक को, ऐसे कालखंड को और ऐसे शासक को हम महानता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, खैर इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे एडवांस कोर्स में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। मतलब हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट के राजा हैं वीरसाल, उन्हीं के दरबार में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि हुमायूं के पास कुछ कस्तूरी थी, कस्तूरी, और वो बहुत ही सुगंधित होता है, तो उसने कस्तूरी बांटा था अकबर के जन्म पर और कहा कि जिस तरीके से इस कस्तूरी की सुगंध है वैसे ही इस बच्चे की ख्याति दूर दूर तक फैले, अकबर की ख्याति दूर दूर तक फैले। ठीक है, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को वीरसाल के दरबार में हुआ, अमरकोट के राजा। इनकी उपाधि या उपनाम, तो इन्हें दक्षिण का बादशाह और अर्श आशियानी, जहांगीर ने कहा था अर्श आशियानी, स्वर्ग में रहने वाला। ठीक है, ये इनकी उपाधि है। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी माना जाता है, प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी माना जाता है। ठीक है,
अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के देख रेख में होता है और पंजाब के गुरदासपुर नामक ज़िले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का जो है राज्याभिषेक किया गया। ये सुधार लीजिएगा, यहाँ 1556 ही होगा, ठीक है, 1956 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खां की देखरेख में अकबर का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। अब देखते हैं कि पानीपत का युद्ध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत में लड़ा जा रहा है। पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं और तीनों युद्धों ने इतिहास की धारा बदल दी है, समझ रहे हैं। पहला युद्ध आपने देखा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध आप देखेंगे कि यहाँ लड़ा जा रहा है, मतलब अकबर के काल में लड़ा जा रहा है, जो 2 सेनापतियों के बीच में होगा। और तीसरा युद्ध आप देखेंगे कि वो मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा जाएगा। और तीसरे युद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसने ये तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि उसने ये तय किया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और अफगान आदिल शाह के बीच में हुआ, लेकिन 2 सेनापतियों ने इस युद्ध में लड़ा है। अकबर की तरफ से बैरम खां और आदिल शाह की तरफ से हेमू। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम व्यक्ति है हेमू, उसने युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी है वो है आरिफ कांधारी, मतलब पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कांधारी है, ठीक है। और मुगलों की इसमें विजय हुई थी, यानी एक कहते हैं कि एक तीर जाके हेमू के आंख में लग गई, मतलब हेमू जीत रहा था लेकिन एक तीर हेमू के आंख में लगी, वो जो है हाथी से गिरा और फिर बाद में बैरम खां ने उसका सर अलग कर दिया। तो इस तरीके से उसकी मुगलों की जीत हुई और फिर जो है अकबर प्रॉपर तरीके से शासक बना। अब जो स्टार्टिंग का 4 वर्ष है, चूंकि अकबर की उम्र कम है, तो 4 वर्ष जो अकबर के शासनकाल का रहा 1556 से 1560, वो बैरम खां के संरक्षण का काल था। यानी उस समय बैरम खां एक शिया था जबकि मुगल सुन्नी हैं, तो बैरम खां के संरक्षण का ये काल था। तो बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था अकबर को, ठीक है। तो बैरम खां अकबर का वकील मुतलक हुआ करता था। फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। बैरम खां शिया था जबकि अकबर या मुगल सुन्नी थे। अकबर की प्रारंभिक स्थिति सुदृढ़ करने में बैरम खां का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रशासन में बैरम खां का महत्व बढ़ता जा रहा था और इस बढ़ते महत्व को देखकर जो रनवास दरबारी गुट था वो नाराज था। फलतः तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित हुआ। अकबर ने बैरम खां को मक्का भेज दिया, जहां पाटन में अफगानों के एक दल ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो आरंभिक जो 4 वर्ष है वो बैरम खां के संरक्षण का वर्ष है। बैरम खां एक शिया है, अकबर मुगल एक सुन्नी है, ठीक है। बैरम खां ने अकबर की स्थिति को सुदृढ़ किया, निश्चित रूप से किया, और अकबर का वकील मुतलक था। लेकिन बैरम खां का जब प्रशासन में महत्व बढ़ रहा था तो इससे रनवास का दल, यानी जो दरबारी दल था, वो बहुत नाराज था, जिसमें महामनगा हैं, हम देखेंगे अगला पेटीकोट गवर्नमेंट है, वो बहुत नाराज है, ठीक है। और उसने जो है बैरम खां को मतलब हटाना चाहा, तमाम षड्यंत्र हुए। तो अकबर ने जो है बैरम खां को समझाया और फिर तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित कर दिया। अकबर ने बैरम खां को मक्का भेज दिया, ठीक है, कि आप जाइए, मक्का जाइए। मतलब 2-3 उसने उसके सामने शर्त रखी थी, उसमें एक शर्त था कि आप मक्का जा सकते हैं। बैरम खां अपनी गिरती स्थिति से बड़ा चिंतित हुआ और उसने मक्का जाने का निर्णय लिया और वहीं पाटन में अफगानों के एक दल ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो 4 वर्ष है अकबर के जीवन का, उसे हम पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब यही रनवास का दल हावी हो जाएगा, ठीक है। अकबर प्रशासनिक कृत्यों हेतु और हरम की स्त्रियों पर, मतलब हरम की जो स्त्रियां हैं उन पर निर्भर हुआ। और इस दल में जो शामिल हैं महामनगा, अधम खां,
पीर मोहम्मद यानी महामनगा का पुत्र, ठीक है। तो ये लोग जो है इस दल में हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्ष तक इनका जो है प्रभाव रहा। लेकिन अब अकबर चूंकि बड़ा हो रहा था और इस तरीके से वो इन लोगों से मुक्त हो रहा था, तो उसने अधम खां पीर मोहम्मद को मरवा दिया और बाद में जो है स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। अब जब अकबर स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो रहा है तो फिर उसके कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो अकबर के अभियान, मतलब अकबर के काल के अभियान, ठीक है। तो उत्तर भारत के अंतर्गत देखें तो उत्तर भारत में मालवा का अभियान किया 1562 में। वहाँ का शासक बाज बहादुर है और वो पराजित हुआ, मालवा को मिला लिया गया। मेड़ता का अभियान 1562 में, शासक जयमल है। गोंडवाना का अभियान किया 1564 में, रानी दुर्गावती हैं, वो भी मिला लिया गया। आमेर है, भारमिल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार किया था और वैवाहिक संबंध भी किया था। कछवाहा वंश है और अकबर ने इस वंश में मतलब पहला राजपूत वंश है जिसने कि मुगलों से वैवाहिक संबंध किया। मेवाड़ का अभियान है 67-68 में, उदय सिंह है, जयमल और फत्ता यहाँ पे भी हैं, ठीक है। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हैं, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में उसके बारे में अलग अलग विचारधारा है, लेकिन ऐसा है कि ये पराजित होते हैं, राणा प्रताप पराजित हो जाते हैं, ठीक है। 1572 में गुजरात अभियान करता है और गुजरात विजय के पश्चात वो बुलंद दरवाज़ा जो पढ़ेंगे स्थापत्य के अंतर्गत, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है। बंगाल बिहार 74-76 में मुगलों का अधिकार बंगाल बिहार पर भी हो जाता है। काबुल पे 1581 को मुगल काबुल पर भी अधिकार कर लेते हैं। बख्तुन्निसा को वहाँ का गवर्नर बनाया था काबुल का। 1586 में कश्मीर, जितने भी प्रांतीय राज्य हैं सब पर मुगलों का अधिकार। सिंध 1591 में मुगलों के अधिकार में आ जाएगा। कांधार 1595 में, बलूचिस्तान 1595 में। तो इस तरीके से उत्तर भारत के अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र में मुगल आधिपत्य या मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया, ठीक है। चूंकि अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था तो वो दक्षिण में भी गया। अहमदनगर 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर उसने अधिकार किया और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय किया था अकबर ने। और कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। तो अकबर असीरगढ़ का किला सोने की चाबी से खोला था, यानी अकूत धन संपदा उसे वहां से प्राप्त हुआ था। तो एक बड़ा साम्राज्य का आधार अकबर ने निर्मित किया। तो अखिल भारतीय साम्राज्य जिसे हम कह रहे हैं कि अकबर के जो ये अभियान हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के जो अभियान हैं, वो अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण की दिशा में किए गए प्रयास हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो चाहे अकबर की राजपूत नीति रही हो, चाहे अकबर की धार्मिक नीति रही हो, वो सब कहीं ना कहीं उसकी साम्राज्यवादी नीतियों से ही प्रेरित थी, ठीक है। अकबर के समय विद्रोह, तो 1564 ईस्वी में उज्बेकों ने विद्रोह किया था। मुल्ला यजदी हैं, जौनपुर के काजी हैं, इन्होंने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था, ये ध्यान रखना। 1581 में अफगान बलूचियों का विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल, महेश दास ठाकुर इनका नाम है, बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियाँ आप लोग खूब सुनते हैं, इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1599 में शहजादा सलीम का विद्रोह हुआ था, क्योंकि वो जो है शासक बनने की महत्वाकांक्षा को जहांगीर सलीम रोक नहीं पा रहा था और फिर उसने जो है वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल को, उसको लगा कि अबुल फजल के ही वजह से हम शासक नहीं बन पा रहे हैं, तो अबुल फजल की हत्या भी करा दी थी। तो इस तरीके से अकबर के समय के ये महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, इन्हें ध्यान में रखना आप लोग। अकबर की राजपूत नीति, ठीक है, अकबर की राजपूत नीति तो दंड और पुरस्कार की नीति पर आधारित थी अकबर की। यानी कि अगर आप स्वेच्छा से शामिल हो जाते हैं, अगर राजपूत स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, उनको ऊंचा मनसबदार दिया जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत भी अकबर ने ही की थी। ऊंचा मनसब प्रदान किया जाएगा, उनका ओहदा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब दंड और पुरस्कार दोनों की नीति, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या था? अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग आवश्यक था, क्योंकि राजपूत एक लड़ाकू जाति से थे और अकबर जानता था कि बिना इनके सहयोग से, बिना, चूंकि इनकी वीरता से वो परिचित था, कई ऐसे उदाहरण हैं, तो वो उसको लगता था कि बिना इनके सहयोग से एक बड़ा जो है साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसने जो है इनके खिलाफ राजपूतों का सहयोग जो है पाना आवश्यक समझा और साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग, चूंकि एक लड़ाकू जाति का सहयोग उसे मिल जाएगा, और यही हुआ भी। जो आप उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तार देखते हैं ना, तो एक बड़ा साम्राज्य निर्माण में ये राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति है, तो अकबर की जो धार्मिक नीति है ये सुलह कुल पर आधारित थी, अर्थात सभी के साथ शांति का बर्ताव, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित थी अकबर की धार्मिक नीति। सुलह कुल पर आधारित है और इसके लिए उसने 1575 ईस्वी में, चूंकि बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित हैं, तो उनमें जो है क्या सच्चाई है इस बात को जानने के लिए 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण कराया था। ठीक है, इबादत खाना का, और उसमें सभी धर्म के प्रमुखों को बुलाया। समझ रहे हैं? 1578 में वो जो इबादत खाना था ना, पहले तो इस्लाम के अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, और वो सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था। जागरूक व्यक्ति था तो अनपढ़ लेकिन जागरूक था। समझ रहे हैं? तो सभी धर्मों की सच्चाई जानने के लिए 1578 में इबादत खाना का द्वार सभी धर्मों के लिए उसने खोल दिया। ठीक है। हिंदू धर्म की तरफ से पुरुषोत्तम और देवी पंडित आते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत ग्रहण किया यहाँ से अकबर ने, हिंदू धर्म से पुनर्जन्म का सिद्धांत लिया, यानी पुरुषोत्तम और देवी पंडित इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और अकबर ने देखा तो वहाँ से पुनर्जन्म का सिद्धांत उसने ग्रहण किया। पारसी धर्म का नेतृत्व दस्तूर जी मेहर जी राणा ने किया था। अकबर ने पारसी धर्म से सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, इन सारी चीज़ों को ग्रहण किया। जैन धर्म की तरफ से हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी आए, उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है। ईसाई धर्म का जो प्रतिनिधित्व था वो फादर मानसरात और एक्वावीवा ने किया था। ठीक है। मतलब सभी धर्मों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अकबर के जो इस इबादत खाने में आए, उन्होंने अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष, अपने अपने धर्म की सच्चाई, अपने अपने धर्म के ज्ञान वहाँ पे रखे। जो चीज़ अकबर को अच्छी लगी उसने हर धर्म से थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया और फिर 1579 में महजर या एक घोषणा जारी करवाया जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। यानी 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर या एक घोषणा पत्र जारी करवाया, उसका प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया और इस धर्म को स्वीकार करने वाले महेश दास ठाकुर थे। ये ठाकुर हिंदुओं में केवल महेश दास ठाकुर उर्फ बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है। तौहीद दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक जो धर्म उसने चलाया उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास ठाकुर था और इसीलिए जो फतवा जारी किया था जौनपुर के काजी ने, इसीलिए फतवा जारी किया था कि अकबर राज्य के साथ साथ धर्म का भी प्रमुख होना चाह रहा है। ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट उसने फतवा जारी किया। आगे चलें। अकबर के लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है। तो अकबर द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य है इसे समझ लीजिए। तो लड़कों के विवाह की उम्र 16 और लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष इसने निर्धारित किया। ठीक है। कुछ सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा है, शिशु हत्या है, इस पर पाबंदी लगाया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह, चूंकि अगर सती प्रथा पर पाबंदी लगेगा तो समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, तो विधवा पुनर्विवाह को उसने कानूनी बनाया अकबर ने। ठीक है। रविवार के दिन पशुवध पर रोक लगाया। दरअसल अकबर का मानना था कि रविवार के दिन जो है ना, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो रविवार के दिन जो है अवकाश का दिन, उस दिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पाबंदी लगाया। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया। जजिया जानते ही हैं कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर है और
सैनिक सेवा या सुरक्षा के बदले इसे लिया जाता था। ठीक है। 1573-74 में घोड़ों के दागने की व्यवस्था इसने शुरू की। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की 75 में। 83-84 में इलाही या फसली संवत की शुरुआत की। 88 में गजे इलाही की शुरुआत की। ठीक है। तो गजे इलाही यानी गजे सिकंदरी और गजे इलाही, ठीक है, मैंने बताया है ना। तो गजे इलाही यानी मापने की जो भूमि पैमाइश की एक पैमाना है, उसकी शुरुआत इसने की। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके अकबर के काल के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक है जहांगीर। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर शासक बनता है। ठीक है। अब जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से 1627 ईस्वी। ठीक है। इसका मूल नाम है सलीम। अकबर इसे प्रेम से सेखू बाबा पुकारता था। सेखू बाबा के पीछे मैंने बताया था कि इनका जन्म शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में हुआ था। अकबर को दरअसल पुत्र नहीं हो रहा था और अकबर बार बार जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाता था और फिर वहाँ पे जो है उनके आशीर्वाद से कह लीजिए अकबर को उन्हीं की जो है खानकाह में इसका उन्हीं की कुटिया में इनका जन्म हुआ। तो प्रेम से अकबर इन्हें सेखू बाबा पुकारता था, लेकिन इनकी आदतों से बड़ा नाराज़ रहता था और अपने इनके पुत्र खुसरो से बड़ा उसकी निकटता थी और इनके मन में वही संदेह था। और खुसरो के मन में भी क्या आ गया था, शासक बनने की इच्छा आ गई थी। वही खुसरो विद्रोही हो जाता है और अर्जुन देव उसे आर्थिक रूप से मदद करते हैं और शासक बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि कहीं न कहीं मुगल और सिखों के बीच में कटुता का कारण बनी थी। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म हुआ। इनका राज्याभिषेक मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नाम से अपना राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में कराया। ठीक है। और राज्यारोहण के दौरान कोई अभिषेक नहीं कराया, कोई शपथ नहीं लिया, कोई धर्मोपदेश नहीं हुआ। उसने स्वयं के हाथों से अपना मुकुट उठाया और सिर पर रख लिया। ठीक है। तो ये जो है जहांगीर का कार्य क्या है, तो इसके 12 अध्यादेश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहांगीर ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई और साथ ही 12 घोषणाएं प्रकाशित की थी, जिन्हें आईने जहांदारी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। पहला है कि जकात जो मुस्लिमों से लिया जाता था धर्म के लिए, धर्म की समृद्धि के लिए जकात नामक एक कर लिया जाता था। जकात तमका मीर बहर नामक कर हटा दिया गया। ठीक है। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुएं और खेती को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, समझिएगा। उत्तराधिकार का नियम सुनिश्चित किया। ठीक है। शराब, तंबाकू, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। मकानों पर अधिकार अंग भंग निषेध किया। सरकारी अधिकारी प्रजा से बलपूर्वक उसकी जमीन न छीने। बादशाह की अनुमति के बिना जागीरदार आपस में वैवाहिक संबंध न स्थापित करें। नगरों में अस्पतालों का निर्माण और वहां हकीमों की नियुक्ति की, ताकि लोगों का बेहतर स्वास्थ्य किया जा सके, इलाज किया जा सके। बृहस्पतिवार उसका राज्यारोहण का दिन है। रविवार अकबर का जन्मदिन है। अकबर रविवार को जन्म लिया था। दोनों दिन उसने पशुवध पर रोक लगाया। अकबर रविवार का दिन शुभ मानते थे, अतः रविवार के दिन के प्रति जो है एक विशेष सम्मान प्रदर्शित किया गया। उसने घोषणा की कि उसके पिता के समय मनसबदार और जागीरदार जो हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। आइम भूमि जो कि मदद मास के रूप में धार्मिक संस्थाओं को दी गई हैं, वह उन्हीं के पास रहेंगी। सद्रु सुदूर निर्धनों की देखभाल करें। कारागार में बंद कैदियों को मुक्त किया जाए। ठीक है। ये जो है जहांगीर के 12 आदेश हैं। बलात् मुसलमान बनाने मतलब जबरदस्ती मुसलमान बनाने। हिजड़ों का व्यापार, द्रुत कीड़ा पर निषेध लगाया। हालांकि दीपावली के दिन उसने थोड़ी राहत दी कि उस दिन आप जुआ वगैरह खेल सकते हैं। खुसरो ने विद्रोह किया। इसी के समय में खुसरो ने विद्रोह किया था और खुसरो को विद्रोह को दमन कर दिया गया, उसको अंधा बना दिया गया। और खुसरो को अर्जुन देव ने चूंकि आशीर्वाद वगैरह दिया था, तो खुसरो को भी, अर्जुन देव को भी इसने फांसी दे दी थी। तो ये जो है जहांगीर के समय के आरंभिक समय की बात है। अब जहांगीर के समय अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो कांगड़ा का विजय 1620 में इसने किया है और मेवाड़ जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, उससे एक महत्वपूर्ण संधि की इन्होंने अमर सिंह से। अब अमर सिंह जो है अमर सिंह मेवाड़ का जो राजा है,
वो चित्तौड़ की किलेबंदी नहीं करेगा। ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण और जहांगीर की सफलता मानी जाती है। मेवाड़ मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे कभी भी, समझ रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे थे। तो इसने जो है मेवाड़ जो राजपूत राजा हैं उनसे एक संधि की, जिसमें कहा गया कि राजा जो मेवाड़ का राजा है वो चित्तौड़ की किलेबंदी नहीं करेगा, वो जो है उसको सुरक्षा घेरा से नहीं वहाँ पे स्थापित करेगा। अमर सिंह मुगल आधिपत्य स्वीकार किया, अपने पुत्र करण को मुगल दरबार में भेजा। मेवाड़ अभियान से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को 15,000 का मनसब और शाह की उपाधि दी। ठीक है, खुर्रम मतलब कि शाहजहां। तो आज का कार्यक्रम हमारा यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में हम जहांगीर के और जो है चीज़ों को देखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।